गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। आज हम सभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहोगे मैडम आपके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, जब हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ टॉपिक हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मेरे द्वारा बताए गए सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुजरा और प्रति दावा। कभी ना कभी आपने जब भी सीपीसी पढ़ी होगी, लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा, तो आपके सामने ये दो वर्ड जरूर आते हैं। मुजरा, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं सेट ऑफ, प्रतिदावा, जिसे अपने कहते हैं काउंटर क्लेम। आज मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्लस इन दोनों को बहुत इजी एग्जांपल से क्लियर कर दूंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का एक्चुअल में मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये याद रखो इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ या मुजरा, ये हम पढ़ते हैं सीपीसी के ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 में। याद रखना है, हमारा डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर 8 रूल 6 में हम मुजरा या सेट ऑफ पढ़ते हैं, काउंटर क्लेम हम पढ़ते हैं ऑर्डर 8 रूल 6A। ऑर्डर 8 रूल 6A में हम काउंटर क्लेम या प्रति दावा भी हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये मुजरा और प्रति दावा होता क्या है। पहले आप सिंपल ध्यान से सुनना। देखो, मुजरा, इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती है। जनरली सिविल सूट में दो पक्षकार होते हैं, एक होता है वादी और एक होता है प्रतिवादी। ठीक है, इनका सूट इंस्टीट्यूट कब होता है? जब वादी वाद पत्र पेश करता है, प्लेंट पेश करता है। ठीक है, इस वादी के प्लेंट का आंसर डिफेंडेंट किसके थ्रू देता है? रिटन स्टेटमेंट के थ्रू देता है। रिटन स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है लिखित कथन। ठीक है, लिखित कथन। अब देखो, वादी ने वाद पत्र पेश किया कि मुझे प्रतिवादी से एक एक्चुअल अमाउंट लेनी है। क्या कहा? देखो, एक्स नाम का व्यक्ति ये वादी था, इसने वाई नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट, जो कि प्रतिवादी था, कहा कि सर मुझे डिफेंडेंट से 5,000 रुपए लेने हैं। प्रतिवादी से कितने रुपए लेने हैं? 5,000 रुपए लेने हैं। वादी ने क्या पेश किया? प्लेंट पेश किया। अब प्रतिवादी को हमने सम्मन भेजा, प्रतिवादी कोर्ट में आया, प्रतिवादी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कहा कि सर मैं एग्री करता हूं कि मुझे वादी को एक्स को 5,000 रुपए देने हैं, बट ये मेरे पास एक प्रोमिसरी नोट है, या ऐसे मान लो ये मेरे पास एक लिखत है जिसमें मैंने इस एक्स नाम के व्यक्ति को 2,000 रुपए दे रखे हैं। अब यहाँ पे प्रतिवादी कहता है कि सर मैंने इसको 2,000 रुपए दे रखे हैं, मैंने इससे 5,000 रुपए लिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं, बट मेरे 2,000 रुपए कहाँ गए? तो अब कोर्ट यहाँ पे कहता है कि एक्स को 5,000 रुपए लेने हैं, वादी ने तो 2,000 रुपए कुछ टाइम पहले ही दे रखे हैं, तो अब एक्चुअल में जो सूट हुआ वो कितने का होगा? 3,000 रुपए का होगा। तो अब मेन राशि में से डिफेंडेंट की राशि जब माइनस हो जाती है तो उस राशि को कहा जाता है मुजरा कर देना, सेट ऑफ कर देना। या सिंपल एग्जांपल और बता देती हूँ कि क्या कहा, एक्स ने कहा कि मुझे वादी से 500 रुपए लेने हैं, इसने मुझे टाइम रहते दिए नहीं, तो वादी प्रतिवादी कहते हैं कि सर 200 रुपए तो देखो मैंने इसको दे रखे हैं, ऑनलाइन इसको भेजे थे, अब इसको मुझसे 500 रुपए नहीं बल्कि 300 रुपए ही लेने हैं। तो ये 300 रुपए की राशि यहाँ पे क्या हो जाती है? मुजरा हो जाती है। तो मुजरा में क्या चीज ध्यान रखनी है कि मुजरा में एक्चुअल में जो राशि होती है वो माइनस हो जाती है, माइनस होने के बाद जितनी राशि बचती है उस राशि का एक्चुअल सूट माना जाता है। ये तो हुई मुजरे की बात। अब बात करते हैं प्रति दावे की, काउंटर क्लेम की। देखो, प्रति दावा एक्चुअल में एक तरीके का क्रॉस सूट माना जाता है। क्रॉस सूट माना जाता है, प्रतिवाद माना जाता है। कैसे माना जाता है सुनना, एग्जाम्पल से ही क्लियर करूंगी। यहाँ पे देखो, एक्स नाम के व्यक्ति ने
वाई नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट केस किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो ये परिस्थितियां हैं वो भी चेंज हो जाती है, जो यहाँ पे इनकी स्थिति है वो भी चेंज होगी। एक्स ने, जो एक वादी है, वाई नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट एक केस किया कि मुझे इससे 50,000 रुपए लेने हैं। इसने कहा था कि मैं जनवरी के 2025 में तुझे ये पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वाई नाम के व्यक्ति ने मेरे 50,000 रुपए अभी तक नहीं लौटाए हैं। अब वाई ने एक रिटन स्टेटमेंट पेश किया और उस रिटन स्टेटमेंट में कोर्ट को कहा कि सर मैं एग्री करता हूं कि मैंने इससे 50,000 रुपए लिए हैं, बट अब यहाँ पर मैंने इससे 50,000 रुपए लिए हैं, लेकिन मेरी 1 लाख रुपए की बाइक जो है वो इसके पास तब से खड़ी है। क्या कहा कि मैंने इससे 50,000 रुपए लिए हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरी 1 लाख रुपए की बाइक उस दिन से वादी के पास खड़ी है। अब अगर वैल्यूएशन निकाले, 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए तो इसके कट गए। अब मुझे इससे कितने लेने हैं, सॉरी, अब मुझे इससे कितने लेने हैं, 50,000 रुपए लेने हैं। तो अब देखो, केस तो किया था इसने 50,000 रुपए के लिए, इसने केस को पलट दिया कि सर मेरे 50,000 रुपए भी इसके पास बचते हैं, इसको बोलो कि या तो मुझे 50,000 रुपए मेरी बाइक के माइनस करके दे, या मेरी बाइक ला कर दे, मैं इसको 50,000 रुपए दे देता हूं। तो अब यहाँ पे परिस्थितियां चेंज हो गई। अब सूट किसका बन गया, प्रतिवादी बन गया यहाँ पर वादी, और वादी बन गया यहाँ पर प्रतिवादी। क्यों? क्योंकि अब एक्चुअल में वैल्यूएशन तो ज्यादा निकल गई इसकी, तो अब ये किससे मांग रहा है, वादी से मांग रहा है। तो अब वादी जो था वो बन गया प्रतिवादी, प्रतिवादी जो था वो बन गया वादी। अब यहाँ पे और चीज देखो कि जब यहाँ पे जो वैल्यूएशन होती है, अगर वो ज्यादा निकल जाती है तो वैल्यूएशन ज्यादा निकलने पर ये क्या हो जाता है, प्रतिदावा हो जाता है। वैल्यूएशन ज्यादा निकलने पर ये क्या हो जाता है, प्रतिदावा हो जाता है। जबकि मुजरे में हमने पढ़ा था, मुजरे में क्या हो जाती है, एक्चुअल में अमाउंट माइनस होके देन वो केस कंटिन्यू रहता है। तो ये मुजरे और प्रतिदावे में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। अब देखो, मुजरे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें, इसेंशियल एलिमेंट्स भी हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे पहला कहता है कि मुजरा हमेशा धन की वसूली के लिए होता है, धन की वसूली के लिए होता है। जबकि मैंने आपको काउंटर क्लेम में एग्जाम्पल बताया बाइक और पैसों का, तो प्रतिदावा धन की वसूली के लिए भी हो सकता है और अदर थिंग के लिए भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने की चीज क्या है कि मुजरा सदैव धन की वसूली के लिए होता है, मुजरे में अदर थिंग्स ऐड नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो इसमें मुजरे में धन की राशि होती है वो वसूल योग्य होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए कि आप उस राशि को वसूल कर सको। और थर्ड कहता है मुजरे में धन की राशि हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। आप अगर हवा में बातें करते हो कि सर मैंने कुछ पैसे दिए थे, कुछ रुपए दिए थे, तो कुछ रुपए से ये क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में कितनी राशि है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि धन की सर्टेन राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पर धन की वसूली के लिए मुजरा होता है, धन जो है वो वसूल योग्य होना चाहिए, धन जो है वो सर्टेन होना चाहिए। इसके अलावा अपनी बात करते हैं, इसमें जो है धन की राशि उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की होनी चाहिए, मतलब इतनी राशि का वाद होना चाहिए कि वो जो अमाउंट है उस अमाउंट जो है वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा का आप वाद ला रहे हो तो कोर्ट सुन ही नहीं पाएगा, तो आपको दूसरे कोर्ट में करना पड़ेगा। इसलिए जो अमाउंट है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो वादी और प्रतिवादी है, जो वादी और प्रतिवादी है उनकी हैसियत जो है दोनों की समान होनी चाहिए, क्योंकि धन के रूप में वसूली ला रहे हैं
तो इन दोनों की हैसियत भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये कुछ मुजरे के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा इंटेंशन था आपको मुजरा और प्रति दावे के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर करने का। आई होप जो मैं आपको बताना चाहती थी उससे आपको डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा ऐसा कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता, आपको दिक्कत आती है समझने में, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।